प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम उत्पादन तथा रोजगार निर्धारण का क्लासिकल मॉडल प्रारंभ कर रहे हैं। इसका भाग प्रथम इसके अंतर्गत लिया जा रहा है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है या जनक अर्थशास्त्र के माने जाते हैं, उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई थी। यहीं से क्लासिकल सिद्धांत की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे एक लंबी समय अवधि के दौरान प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत का विकास हुआ। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के पूर्व तक क्लासिकल आर्थिक विचारधारा समूचे विश्व पर छाई रही। इसके निर्माण में डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, फिशर, जिनका सिद्धांत हमने पढ़ा था मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मार्शल, इनके भी सिद्धांत को हमने अध्ययन किया था, पिगू, इन सभी के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण हमने देखे थे, समीकरण देखे थे। इसके अलावा प्रमुख अर्थशास्त्री हैं J.B. से, जिनके सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। इन सभी अर्थशास्त्रियों का इसमें योगदान है। इस विचारधारा के आधुनिक समर्थकों में रॉबर्ट ल्यूकस, थॉमस सार्जेंट, नील वेलिस, आर बैरो तथा B. मैकलम प्रमुख हैं। इन सभी ने केन्स के विचारधारा की आलोचना करते हुए क्लासिकल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया और इसलिए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स भी कहलाते हैं। 1970 के दशक के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिष्ठित या क्लासिकल सिद्धांत किस मान्यताओं पर, किन किन मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात इसकी मान्यताओं का अध्ययन हम करेंगे। इसकी सबसे प्रमुख मान्यता है पूर्ण रोजगार की मान्यता या फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है और मुद्रास्फीति नहीं है, अर्थात तीनों प्रकार के बाजार, वस्तु बाजार, श्रम बाजार तथा मुद्रा बाजार, 3 बाजारों की इसमें परिकल्पना की गई है। तीनों बाजारों में संतुलन की स्थिति विद्यमान है। अति उत्पादन अर्थात एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, मांग से अधिक उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी, सामान्य रूप से कोई व्यक्ति बेरोजगार हो यह असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि अल्पकाल में बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त होकर दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति रहती है। तो इसमें प्रमुखता से दीर्घकाल को माना गया है और दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की मान्यता इसमें ली गई है। तो ये पूर्ण रोजगार जो है ये दीर्घकाल में, अल्पकाल में बेरोजगारी रह सकती है, परंतु वह स्वतः ही समाप्त भी हो जाती है। दूसरी प्रमुख मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता या परफेक्ट कंपटीशन। ये सेकेंड ईयर में आपने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा है। पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श स्थिति होती है और यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि वस्तु बाजार तथा साधन बाजार या श्रम को ही यहाँ पर उत्पादन का साधन माना गया है, तो श्रम बाजार भी हम इसे कह सकते हैं। वस्तुओं के बाजार और साधन, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, उद्यम
ये भी उत्पादन के साधन होते हैं, पर इसमें श्रम का ही महत्व है। इसलिए श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, अर्थात प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म या साधन इकाई की आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना है। हालांकि व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है। तीसरी प्रमुख मान्यता मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या लाइसेंस फेयर फ्री इकोनॉमी, सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति, ये कहलाती है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या लाइसेंस फेयर फ्री इकोनॉमी। यह अपनाई जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में ऐसी स्वचालित कीमत प्रणाली या कीमत यंत्र की कल्पना की गई है जो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थितियां बनाए रखती है। सभी चर स्वचालित हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी आर्थिक चर हैं, वे सभी स्वचालित हैं, अर्थात सभी चरों में समायोजन स्वतः ही हो जाता है। जैसे मांग और पूर्ति दो चर हैं, इनमें स्वयं ही समायोजन हो जाता है और एक संतुलन की स्थिति हो जाती है। इस तरह से स्वचालित कीमत यंत्र या कीमत प्रणाली कार्यरत रहती है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि स्वचालित मूल्य यंत्र एक मिथ्या धारणा है, अतः वह नियंत्रित कीमत यंत्र की सिफारिश करते हैं। तो इस तरह ये एक मान्यता ही रह जाती है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। चौथी मान्यता है बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है जो पूरे विश्व से कटी हुई हो, अपने आप में ही बंद हो, कोई विदेशी इसमें व्यापार न कर सकें। तो इस प्रकार ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नगण्य है। ये भी हम देख सकते हैं कि ये वास्तविकता से परे है। वास्तव में आयात निर्यात विदेशी व्यापार आवश्यक अंग है किसी भी अर्थव्यवस्था के। इसके बाद में पांचवी मान्यता जो ली गई है वो है कि अति उत्पादन असंभव है। ओवर प्रोडक्शन इज़ इम्पॉसिबल। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है क्लासिकल थ्योरी के अंदर, क्लासिकल सिद्धांत या प्रतिष्ठित सिद्धांत में, कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और ये है जे.बी. से का बाज़ार का नियम। तो ये जे.बी. से के बाज़ार के नियम को विस्तार से भी हम पढ़ेंगे। जे.बी. से का बाज़ार का नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात अति उत्पादन असंभव है। जितनी मांग है उतना उत्पादन हो रहा है, या जितने उत्पादन हो रहा है उसकी मांग स्वतः ही पैदा हो जाती है। अतः जैसे ही साधनों को उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है तो पूर्ति के बराबर ही मांग उत्पन्न हो जाती है। अतः अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मांग तथा पूर्ति में समानता बनी रहने से अति उत्पादन की कल्पना नहीं की जाती। अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्र को देखें तो आधुनिक अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होने के कारण अति उत्पादन संभव मानकर चलते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। छठा है मुद्रा की तटस्थता या न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। मुद्रा केवल विनिमय का साधन का कार्य करती है, मूल्य संचय का नहीं। ये मान्यता लेकर चलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। यह उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित नहीं करती। मुद्रा केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है और उसके कारण कीमतों में नम्यता बनी रहती है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में प्रत्यक्ष व अनुपातिक परिवर्तन को जन्म देती है। अगला
अगली मान्यता है मजदूरी एवं कीमतों में पूर्ण नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट्स एंड प्राइसेस। प्रतिष्ठित मॉडल में मजदूरी जो श्रम की कीमत है, मजदूरी की दरों तथा कीमतों में नम्यता की मान्यता महत्वपूर्ण है। मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं ये, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी दरों में श्रम संघों, सरकारी हस्तक्षेप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के कारण नम्यता दृष्टिगोचर नहीं होती। नम्यता का तात्पर्य क्या है कि कभी भी मजदूरी बहुत ऊंची या बहुत नीची नहीं जाएगी, नीची जा सकती है, आराम से बहुत ऊंची और बहुत नीची जा सकती है। जबकि श्रम संघ क्या करते हैं, ये मजदूरी को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते हैं। ये यूनियंस बनी हुई होती हैं श्रमिकों की, वो श्रम संघ या ट्रेड यूनियन कहलाते हैं। इसी तरह सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा भी रोका जाता है मजदूरी की दरों को बहुत नीचे जाने से। न्यूनतम मजदूरी के जो कानून बने हुए हैं उनके द्वारा भी इसको रोका जाता है। तो यह एक सिर्फ मान्यता है, जबकि वास्तविकता से परे है। अगला बिंदु है अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता, या जिसे कहा जाता है सेटेरिस पैरिबस। क्लासिकल अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांत अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता पर आधारित हैं, जिसमें मुद्रा की मात्रा, क्या क्या चीज़ें स्थिर हैं। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा की मात्रा इसके अंदर स्थिर मानी गई है, क्वांटिटी ऑफ मनी। मुद्रा का परिमाण स्थिर मान के चले हैं। पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान, लोगों की मनोवृत्ति, लोगों की रुचियाँ, अधिमान इत्यादि, बचत व निवेश की समानता, हमेशा ये समान रहते हैं, आदि में स्थिरता बनी रहती है। स्थिर अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की जाती है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री अपने सिद्धांत प्रावैगिक विश्लेषण पर आधारित करते हैं। तो इसमें कैसा माना गया है, स्थिरता मानी गई है। अन्य सभी बातें समान रहने की या स्थिर रहने की मान्यता मानी गई है, जो वास्तविकता नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी मान्यताएं इसके अंदर ऐसी ली गई हैं जो वास्तविकता में नहीं पाई जाती, और इसीलिए जैसा हमने देखा कि बीच में 1930 के दशक में यह सिद्धांत अपना महत्व खो देता है, और फिर उसके बाद केन्स की विचारधारा आती है। परंतु केन्स की विचारधारा में भी कमियां देखते हुए फिर उसके बाद में पुनः इसको पुनर्जीवित करने का कार्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। अब हम ये देखते हैं कि क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत किन किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी मुख्य आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। इन मान्यताओं के चलते हुए ई हेजन के द्वारा प्रतिष्ठित प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया। पहला, जिन वस्तुओं और सेवाओं की अर्थव्यवस्था में पैदा किया जाना है उनका निर्धारण। वस्तुएं और सेवाएं कौन सी उत्पादित की जाएंगी, इसका निर्धारण। तो क्या वाली समस्या जो है कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वह पहली समस्या है इसके अंदर, जैसा आपने अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। दूसरा है प्रतिस्पर्धी प्रयोगों और फर्मों के बीच साधनों का वितरण। साधनों को कई प्रयोगों में काम में लिया जा सकता है। वैकल्पिक प्रयोग होते हैं या प्रतिस्पर्धी प्रयोग होते हैं। फर्में कई होती हैं, वो कई वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, उनके बीच साधनों का वितरण और इनके प्रयोग के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादन का परिवारों में वितरण। तो इस तरह से साधनों का वितरण और वस्तुओं और सेवाओं का वितरण
प्रमुख अर्थशास्त्री डडली डिलार्ड के अनुसार क्लासिकल विश्लेषण नियोजित संसाधनों की दी गई मात्रा के वैकल्पिक प्रयोगों का अध्ययन है। तीसरी समस्या है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं और संसाधनों की सापेक्ष कीमतों का निर्धारण। एब्सोल्यूट प्राइसेस नहीं है, ये रिलेटिव प्राइसेस हैं। निरपेक्ष कीमतें और सापेक्ष कीमतें, इन दोनों के बीच में अंतर किया जाता है। तो सापेक्ष कीमतों का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के संदर्भ में, विभिन्न संसाधनों के संदर्भ में किस तरह से उनकी कीमत होती है, इसका निर्धारण किया जाता है। और अंत में है उत्पादन के साधनों में आय का वितरण। जब उत्पादन होता है तो विभिन्न साधन काम में लिए जाते हैं, जैसे श्रम काम में लिया जाता है, और श्रम की आय क्या होती है, मजदूरी होती है। तो इसका वितरण का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रस्तुत ई लेक्चर में आज इतना ही। धन्यवाद।